हेलो, आप सभी का मेरे चैनल हम सबकी पाठशाला 1 में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि किसी भी डाटा को सही ढंग से हैंडल करना, उसको ऑर्गेनाइज करना या उसको मैनेज करना। ठीक, तो डाटा हैंडलिंग का मतलब है आप जब किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो या उसको सही तरीके से मैनेज करते हो, उसको डाटा हैंडलिंग बोला जाता है। अब डाटा हैंडलिंग किया कैसे जाता है या क्यों किया जाता है, किसी भी डाटा को क्यों हैंडल किया जाता है। देखो, अगर आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो आप किसी एरिया में जाते हो। ठीक, आप उस एरिया में जाके आपको सर्वे दिया गया है कि आपने फाइंड आउट करना है कि उस एरिया में कितने लेडीज़ रहते हैं या कितने जेंट्स हैं या कितने चाइल्ड हैं या कितने ओल्ड एज हैं। तो आप जाओगे वहाँ पे, फिर आप वहाँ पे आप कैसे रॉ डाटा कलेक्ट करोगे। रॉ डाटा कलेक्ट करोगे ना, जैसे आप लोगों की 1 फैमिली है, फर्स्ट फैमिली थी, उसके अंदर 1 मैन था, 1 लेडी थी और 2 चाइल्ड। ऐसे करोगे, 1 मैन, 1 वुमेन एंड 2 चाइल्ड। फिर आप सेकंड फैमिली में जाते हो तो वहाँ पे 2 मैन थे, 1 वुमेन थी और 1 चाइल्ड। ठीक, इसी तरह आप थर्ड फैमिली में जाते हो तो वहाँ पर 3 मैन थे, 2 वुमेन थी एंड 3 चाइल्ड थे। अब जब आप इसकी रिपोर्ट दोगे आगे किसी को भी जिसने आपको डाटा कलेक्ट करने को दिया है, तो आप वहाँ पे जाके ऐसे तो नहीं बोलोगे। अगर पूछेंगे कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ मैन कितने थे या टोटल नंबर ऑफ़ वुमेन कितने थे या टोटल नंबर ऑफ़ चाइल्ड कितने थे, तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि पहली फैमिली में 1 मैन था, दूसरी फैमिली में 2 थे, तीसरी फैमिली में 3 थे। ऐसे नहीं बताओगे ना। आप क्या करोगे, आप उसको मैनेज करोगे। मैनेज कैसे, क्या करोगे कि मैन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर आप लिखोगे वुमेन कितनी थी, 1 2 3 4। फिर आप लिखोगे चाइल्ड कितने थे, 1 2 3 4 5 6। ऐसे बताओगे ना। आप ये बताओगे कि 5 मैन थे वहाँ पर उस एरिया में, 4 वुमेन थी और चाइल्ड का नंबर क्या था, 6 था। इसको कहते हैं डाटा मैनेज करना। यानी पहले आप क्या करते हो, पहले आप रॉ डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उस रॉ डाटे को आप मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसको बोलते हैं डाटा को हैंडल करना। अब जो डाटा होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ग्रुप्ड डाटा, दूसरा होता है अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा को आप प्रेजेंट करते हो एक मैनर वे में, जैसे 1 2 3 4 5 आपने उसको मैनर वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक, और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा में आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट नहीं करते। आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आप फर्स्ट वैल्यू को पहले बता सकते हो या स्मॉल वैल्यू को बाद में बता सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप ग्रुप्ड में होते हो, ग्रुप्ड में आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाना पड़ता है या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मीन्स या आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना पड़ता है या छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पे 5 4 6 दिया था, तो आप क्या करोगे, 4 ऊपर लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लोगे, है ना, छोटे से बड़े की तरफ। या आप क्या लिखोगे, पहले 6 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, यानी बड़े से छोटे की तरफ। यानी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाना पड़ेगा, किसमें, ग्रुप्ड में। लेकिन अनग्रुप्ड में ऐसा नहीं होता। अनग्रुप्ड में आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख सकते हो, छोटी वैल्यू को बाद में लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। ठीक, आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। जो प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा, उसका मतलब क्या है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि जब आप किसी भी डाटा को कलेक्ट कर लेते हो, ठीक, उस डाटा को आपने क्या करना है, उस डाटा को फिर आपने प्रेजेंट करना है, किसमें, प्रेजेंट डाटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक, यानी आपने उस डाटा को रिप्रेजेंट करना है किसके अंदर, टेबल के अंदर या टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब आपने टेबल बनाना है। ठीक, जैसे आपने ये टेबल बनाया, ठीक, इस टेबल में पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लो नंबर ऑफ पर्सन। ठीक, फिर यहाँ पे आप लगाओगे टैली मार्क्स,
फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसकी शो करोगे फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी। इस फॉर्म में आप उस डाटा को शो करोगे। अब इसको अब टैली मार्क्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम अब 1 बाय 1 करेंगे। मतलब जब आप डाटा को इस टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल फॉर्म में शो करते हो तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। मतलब पहले आपने क्या करना है, पहले अपने डाटा आपने डाटा को कलेक्ट करना है, रॉ डाटा आपके पास आ गया, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज्ड करना है, ठीक, सही ढंग से। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है किसमें, टैबुलर फॉर्म में। तो पहले यह है कि जो आपका डाटा है आप उसको 2 ऑर्डर में शो कर सकते हो, 2 ऑर्डर में शो कर सकते हो। कौन से 2 ऑर्डर में, एक सीरीज़ या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, दूसरा होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज़ में कैसे A B C D इस ऑर्डर में, और असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे है कि जैसे छोटे से बड़ा 1 2 3 4, या आप ऐसे कर सकते हो 4 3 2 1। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। मैंने आपको क्या बताया, आगे है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब क्या होता है, टैली मार्क्स देखो हम कैसे करते हैं। टैली मार्क्स का मतलब होता है कि जब आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हो फिर आप उसको काउंट करते हो। तो टैली मार्क्स के अंदर आप काउंटिंग करते हैं, लेकिन काउंटिंग को आपने शो कैसे करना है, आपने उसको स्टैंडिंग लाइन में शो करना है। और जब आप 5 की काउंटिंग तक पहुँचोगे तो उसी स्टैंडिंग लाइन को आप क्या बना दोगे, स्लांटिंग। कैसे, जैसे मान लो आपके पास ये डाटा है आपके पास, ठीक, आपने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ पर्सन। तो मान लो आपके पास यहाँ पे थे 1 3 6 4 3 1, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कौन सी वैल्यू, या तो असेंडिंग में लिख लोगे या डिसेंडिंग में लिखोगे। मीन्स या तो पहले आपने छोटी वैल्यू लिखनी है, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1, आपने लिखा 1। उसके बाद क्या है 3, फिर आपने लिखा 3, देन 4 और देन 6, ठीक है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, पहले आप 6 लिख सकते हो, फिर आप 4 या 3 या 1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब टैली मार्क्स का मतलब क्या है, टैली मार्क्स। अब 1 यहाँ पे देखो कितनी बार, नंबर ऑफ रिपीटिंग 1, कितने टाइम 1 रिपीट हुआ है, यहाँ पे 1 2 टाइम हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 स्टैंडिंग लाइन लगा दें। अब 3 देखो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 2, ये भी 2 टाइम, तो हमने यहाँ पे भी 2 स्टैंडिंग लाइन लगा दी। और 4 कितने, हाउ मैनी टाइम 4 इज़ रिपीटेड 1, तो आपने 1 लगा दिया। 6 कितने टाइम रिपीट हुआ है 1, तो आपने 1 लगा दिया। अब मान लो कि आपका जो 1 है वो यहाँ पर 5 टाइम रिपीट हो, ठीक। और 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, जब हमने 3 लगा दिया, 3 लगाने के बाद हमने 4 लगाया, अब 4 लगाने के बाद हमने 5 की जो है उसकी स्टैंडिंग लाइन लगानी, फिर आपने 5 की क्या लगा देनी है, स्लांटिंग लाइन। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल कितना है 5, ठीक, समझ आया टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, आपने डाटा को स्टैंडिंग लाइंस में शो करना है कि वो कितने टाइम वो नंबर रिपीट हुआ है, ठीक, उतनी आपने 6 के साथ उसको शो करना है। लेकिन जब काउंटिंग 4 के बाद 5 तक पहुंचेगी तो आपने उसको स्लांटिंग लाइन के साथ ऐसे शो करना है, ठीक। वैसे 10 पे 15 पे 20 पे उसको आपने ऐसे शो करना है। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे देखो नंबर क्या है, सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1, उसके बाद 2, देन 3, फिर 4 एंड देन 6, ये आ गया, ठीक। अब 1 कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे टैली मार्क्स 1 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 एंड 5, ठीक। उसके बाद 2 1 टाइम है, आपने 1 लिख लिया। 4 कितने टाइम रिपीट हुआ है, नहीं सॉरी 3, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, उसके बाद 4 कितने टाइम रिपीट हुआ है 1, उसके बाद 6 कितने टाइम रिपीट हुआ है 1। और फ्रीक्वेंसी का क्या है कि आपने टोटल लिखना है कि कितने बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है, तो टोटल ऑफ रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, तो आपने लिख लिया 5, तो ये बनेगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी 4, इसकी 1 एंड देन इसकी 1। अब इसका टोटल करो फ्रीक्वेंसी का, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो
तो 5 + 1 6 + 4 10 11 12। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 12 आपके पास। अब ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपकी ईयरली वैल्यू और ईयरली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल और जो रो डाटा है उसके आप नंबर्स जो काउंट करोगे उसका टोटल सेम नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट वाला जो है वो है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो रिपीट नहीं होती। ठीक, वो क्या होती है, जैसे मान लो आपके पास अभी ये ली ऑब्जर्वेशन थी, इसमें तो रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल लूँ, जैसे आपका एग्जांपल आ गया 5, फिर आ गया 4, फिर आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 1, फिर आ गया 3, देन 8 7, फिर आ गया आपका 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कोई रिपीटिंग नंबर नहीं है। आप इसकी काउंटिंग तो लिखोगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम टेबल को स्मॉल बनाएंगे यानी छोटा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी यानी कॉन्टिन्यूस में क्या करते हो आप, उसको इंटरवल्स में लिखते हो। किस में लिखते हो, इंटरवल्स में। इंटरवल्स में कैसे, जैसे अब 0 से 5 ये लिख लिया। ठीक, अब 5 to 10। अब आपने क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक जो वैल्यू आएगी उसको आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक, और उसी तरह 5 से लेकर 10 तक जो वैल्यू आएगी, 9 तक जो वैल्यू आएगी उसको आपने इसके अंदर। ठीक, ये मैं आपको आगे भी समझाती हूँ। अब जैसे 0 से लेकर 4 तक कौन सी आई, 1 2 3 4, तो कितनी आई, 1 2 3 4 यानी 4 आई आपके पास। ठीक, अब 5 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 + 4 कितने हो गए, 9। टोटल फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसको हम और एलैबोरेट करके करते हैं। आपको कॉन्टिन्यू में क्या बताया, कॉन्टिन्यू में मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो रिपीट नहीं होती, पर वैल्यूज़ जो होती हैं ऑब्जर्वेशंस के, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा टेबल नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, आप उसको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में शो कर दोगे। उसमें क्या होता है, एक तो आपका टेबल छोटा बनता है, ठीक है, और दूसरा इजीली आप उसको बना सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन आपने उसमें और जो टॉपिक्स उसके अंदर जो आते हैं उसको समझने के लिए आपको क्लास इंटरवल, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, या क्लास साइज़, या क्लास विड्थ और ये क्लास मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आप टेबल लो एक, जैसे अब पहले जो है क्लास इंटरवल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हायर वैल्यू होगी वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर आप ऐड करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 800 810 810 820, यानी आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास है 830 835 810, फिर 835, फिर 815, फिर 802। ठीक, अब जब हम इसका टेबल बनाएंगे हम क्या करेंगे, हमने पहले यहाँ क्या बनाया, वेजेस। अब मार्क्स लिख लो, मार्क्स लिखा, फिर आपने टैली मार्क्स बनाया, फिर हमने क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी। अब जो चीज़ मैं इसमें आपको समझा रही हूँ आप उस पर ध्यान दो। जैसे मार्क्स में क्या, अब आप पहले देखोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसकी। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 802। ठीक है, आपके पास जो रॉ डाटा है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 802, और सबसे हाईएस्ट क्या है 835। अब हमने इस डाटा को 802 से लेकर 835 तक रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लिया। क्लास इंटरवल जैसे 802 810 810 to 820 822 830 832 840। अब मैंने यहाँ पे 10 का गैप लिया, आप 5 का भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपने टेबल को कितना बड़ा करना है ना, कितना बिग करना है। मैंने यहाँ 10 का लिया, आप 800 to 805 या 805 to 810 ऐसे भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन अब इसमें करना क्या आपने, जैसे 830 है, अब 830 की जो वैल्यू है वो इसमें आएगी या इसमें आएगी, है ना। 830 यहाँ पे भी आ रहा है, अब 830 यहाँ पे भी आ रहा है, ऐसे 810 है, 810 यहाँ पे भी आ रहा है, 810 यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप उसकी वैल्यू किस में शो करोगे, इस वाले इंटरवल में शो करोगे या इस वाले में शो करोगे 810 की, वैसे 830 की इसमें शो करोगे या इसमें शो करोगे, है ना। ये कई बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में। लेकिन आपने क्या करना है कि जो लास्ट वैल्यू होती है, जैसे 810 है, आपने उसको लोअर वाली क्लास इंटरवल में, यानी पिछली वाली बिफोर वाली में नहीं शो करना, आफ्टर वाली में शो करना। ये वाली हाइयर है ना, ये वाली क्लास इंटरवल इससे हाइयर है, तो आपने जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको नेक्स्ट में शो करना है। जैसे 810 है वो इसमें शो होगा और जो 830 है वो इसमें शो होगा, ठीक। तो आपने इसमें 800 से लेकर 809 तक, इसमें 810 से लेकर 819 तक, इसमें 820 से लेकर 829, यानी 1 वैल्यू कम शो करनी है। अब जैसे 800 से लेकर 809 तक देखो वैल्यू है कोई 802, बस 1 वैल्यू है, आपने यहाँ लिख दिया 1, ठीक। अब 810 से लेकर 819 तक, 810 1 2 है, तो आपने 2 टैली मार्क्स लगा। अब 820 से लेकर 829, 820 नो 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 कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 830 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल 1 2, इसका 0, इसकी 3। अब इसका टोटल करो फ्रीक्वेंसी का, कितना आ गया 3 4 5 6, तो कितनी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपने क्लास इंटरवल बनानी है तो हर एक क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे 800 से लेकर 810 तक लिया ना, तो सेम आपने 10 का ही डिफरेंस रखना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे 10 का ले लिया तो नेक्स्ट में आपने 5 का कर दिया, फिर आपने 15 का कर दिया, नो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। आगे है लोअर क्लास इंटरवल। लोअर क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो क्लास इंटरवल है, जैसे आपने ये ले लो या ये ले लो, उसकी लोअर वाली क्लास लिमिट कौन सी है, ये ना 820, तो इसका क्या आ जाएगा 820। अगर हम इस क्लास इंटरवल की बात करें तो इसमें है 800, ठीक। इसी तरह से है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट क्या है कि उस ही क्लास इंटरवल में उसकी अपर वाली क्लास लिमिट कौन सी है, यानी अपर वाली वैल्यू कौन सी। अब इस क्लास इंटरवल पहले हमने 820 से किया 830, तो इसमें अपर कौन सी, लोअर हुई 820, अपर हुई 830। इसी तरह से 800 और 810 में लोअर हुई 800, तो अपर हुई 810, ठीक। अब नेक्स्ट है क्लास साइज और विड्थ। क्लास साइज और विड्थ का मतलब क्या होता है कि जो आपकी अपर वैल्यू है और जो आपकी लोअर वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। जैसे यहाँ पे अपर क्लास लिमिट थी 830, ठीक, लोअर क्लास लिमिट 820, आपने 830 में से 820 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिफरेंस यानी माइनस, तो आपका आंसर क्या आया 10। तो आपका क्लास साइज़ क्या आ गया 10, ठीक है। तो क्लास साइज या क्लास विड्थ का मतलब होता है कि द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, उनके अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है उसको उसका क्लास साइज या क्लास विड्थ बोला जाता है। आगे है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स के लिए भी आपके पास अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। अब जैसे अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, आपकी अपर क्लास लिमिट क्या थी 830 और लोअर थी 820, तो आपने क्या करना है, पहले लोअर लेना है 820, ठीक है, 820 लोअर थी, अपर 830 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है किसका, क्लास मार्क निकालना। तो इन दोनों को प्लस करो पहले, 0 5 और 16 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 8, तो योर आंसर विल बी 825। ये आ गया इसका क्या, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स के लिए आपने क्या करना है, अपर
लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करना है। फिर प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको अपने 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उसका क्लास मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने यही सब करना है, मतलब आपने उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करना है, टेली मार्क्स में शो करना है, डाटा को ग्रुप्ड करना है, अनग्रुप्ड करना है, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शो करना है, या कॉन्टिन्यूस में शो करना है। तो हम कल से 4.1 स्टार्ट करेंगे, और जब 4.1 हो जाएगी फिर हम 4.2 का जो इंट्रो है वो करके फिर वो वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वैसे ही 4.3 की स्टार्ट करेंगे। ये हम इसको पार्टीशन में इसलिए करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।